हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड द सजेशंस टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और उन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो सबसे पहला चैलेंज है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए वो है एग्जिस्टेंस ऑफ टोटलिटेरियनिज्म एंड अथॉरिटेरियनिज्म। टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम्स का होना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए क्यों एक चैलेंज है, ये अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। जिस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बात करता है लोगों को लिबर्टी और राइट्स प्रोवाइड करने की और एक लिमिटेड गवर्नमेंट की, टोटलिटेरियनिज्म और अथॉरिटेरियनिज्म में जो गवर्नमेंट होती है वो एब्सोल्यूट होती है और इसमें ना तो लोगों के पास राइट्स होते हैं और अगर होते भी हैं तो बहुत ही लिमिटेड से राइट्स होते हैं, विच माइट बी द केस विद द अथॉरिटेरियन पॉलिटिकल सिस्टम। तो इन पॉलिटिकल सिस्टम्स का होना एक थ्रेट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए। आज के ज़माने में भी अगर हम देखें तो नॉर्थ कोरिया जैसे देश में टोटलिटेरियनिज्म एग्जिस्ट करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है द प्रॉब्लम ऑफ वॉर। वॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए इसलिए एक प्रॉब्लम है क्योंकि जब वॉर होती है तो सरकार एब्सोल्यूट बन जाती है, उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स आ जाती हैं, वो लोगों की राइट्स एंड लिबर्टीज को क्रश कर देती हैं। इवन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी पावर भी जो है वो सेंटर गवर्नमेंट के पास आ जाती है। देश को फॉरेन एग्रेशन से प्रोटेक्ट करने के नाम पर लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज को छीन लिया जाता है और कई बार तो सरकार कई सारे कोअर्सिव या फोर्सफुल एक्शंस को भी अडॉप्ट कर लेती है, जैसे कि जबरदस्ती मिलिट्री ट्रेनिंग देना या इसके अलावा इंडस्ट्रीज को नेशनलाइज कर देना, प्रेस पर सेंसरशिप लगा देना, और ये सब जस्टिफाई किया जाता है देश को डिफेंड करने के नाम पर। तो वॉर जो है डेफिनेटली एक थ्रेट है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए, क्योंकि इस समय पे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल सरकार है वो एक एब्सोल्यूट सरकार बन जाती है, एक निरंकुश सरकार की तरह वो कार्य करती है। इसके बाद द नेक्स्ट फैक्टर इज इमरजेंसी। इमरजेंसी भी वॉर से ही सिमिलर है। जिस प्रकार वॉर के दौरान सरकार जो है वो एब्सोल्यूट बन जाती है, इमरजेंसी में भी कुछ वैसे ही होता है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी आप देख सकते हैं कि अगर इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है तो जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं वो यूनियन के पास चले जाते हैं। यूनियन सरकार बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाती है, लोगों के राइट्स कर्टेल कर लिए जाते हैं। इसलिए जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1975 में इमरजेंसी लगाई थी तो उसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया था। सो दिस इज अनदर चैलेंज, क्योंकि लोगों को अगर राइट्स नहीं मिलेंगे, उनसे उनके राइट्स छीन लिए जाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म भी वहीं पर खत्म हो जाएगा। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स। सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेपरेट होने की बात करते हैं, उन्हें पूरे तरीके से एक ऑटोनॉमी चाहिए होती है एज अ पॉलिटिकल यूनिट, और ऐसे एलिमेंट्स कल्चर के आधार पर भी हो सकते हैं, एथनिसिटी के आधार पर भी हो सकते हैं, किसी रिलीजन के आधार पर भी हो सकते हैं, रेस के आधार पर भी हो सकते हैं। ऐसे एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की वर्किंग को इफेक्ट करते हैं और ये वायलेंस का सहारा भी ले सकते हैं। तो अगर एक देश में वायलेंस चलती रहेगी जिससे देश में इमरजेंसी लगने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, तो इस प्रकार ये एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट इज द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होता है जब सोसाइटी के डाउन ट्रॉडन या अंडर प्रिविलेज सेक्शन को स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है रिजर्वेशन। तो कुछ लोग इसके अगेंस्ट हैं। लोगों का मानना है कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही है, आप किसी को फेवर दे रहे हो, दैट इज इंडीड एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एंड डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और ये रूल ऑफ लॉ की स्पिरिट के भी अगेंस्ट है। रूल ऑफ लॉ भी तो यही कहता है कि इन द आईज ऑफ लॉ एवरीवन इज इक्वल। लॉ के सामने सब इक्वल हैं विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, रिलीजन एटसेट्रा। तो इस प्रकार से प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी बिफोर लॉ को भी इन्फ्रिंज करता है एंड इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो ये एक चैलेंज है इसके लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जनता का पॉलिटिक्स की प्रक्रियाओं में लेस पार्टिसिपेशन होना भी एक प्रॉब्लम है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए,
क्योंकि अगर वो इन प्रक्रियाओं में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जैसे कि वोटिंग या इलेक्शंस, तो वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कैसे कर पाएंगे जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किए हैं। अब लोग वोट ही नहीं डालेंगे तो जो वोटिंग का अधिकार दिया है वो तो वेस्ट चला जाएगा ना। एंड एक्सरसाइज ऑफ राइट्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो लैक ऑफ पार्टिसिपेशन होना पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फिर आता है थ्रेट टू सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस। ये दोनों क्या होते हैं ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है। ये दोनों ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, और अगर ये एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है तो इससे एक देश में कॉन्स्टिट्यूशन को भी खतरा है। क्योंकि अगर एक ऑर्गन दूसरे पर हैवी हो जाए या उसे कंट्रोल करने लगे तो ये ना ही सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए भी एक खतरा है। लेट्स से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव मिलके जुडिशरी पर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दें अपना कंट्रोल। उससे क्या होगा, जुडिशरी ढंग से जुडिशियल रिव्यू नहीं कर पाएगी, क्योंकि जुडिशरी तो है ही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस का एक देश में ढंग से कार्य ना कर पाना इज इंडीड अ चैलेंज फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। फिर आता है प्रेजेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद डिवाइसिव पॉलिसीज। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जो डिवाइसिव पॉलिसीज पर रिलाय करती हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए खतरा है। ये हेट फैलाती हैं सोसाइटी में, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को यूज करती हैं, एक सोसाइटी को वायलेंट टर्न कर सकती हैं, लोग आपस में झगड़ सकते हैं। तो इससे पॉसिबिलिटी ये रह सकती है कि जो एक डेमोक्रेसी है वो अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। देखिए, ऐसी पार्टीज ना तो पीस का सपोर्ट करती हैं, ये रिलीजन को, कास्ट को या किसी और फैक्टर को आधार बना देती हैं पॉलिटिक्स का। और ऐसी पार्टीज अगर पावर में आ जाए डेमोक्रेसी में तो बहुत हाई चांसेस हो जाते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो अथॉरिटेरियनिज्म बन जाए, क्योंकि ऐसी पॉलिटिकल पार्टी प्रयास करती है कि सारी की सारी अथॉरिटी अपने अंडर कर लें पावर में आने के बाद। सो ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। फिर प्रेस सेंसरशिप तो है ही एक प्रॉब्लम। अगर सेंसरशिप होगी तो मीडिया किस प्रकार से इम्पार्शियल होके रिपोर्ट कर पाएगा? वो सरकार के प्रोज एंड कॉन्स नहीं गिनवा पाएगा, वो फ्रीली कार्य नहीं कर पाएगा। सरकार का प्रेस पर कंट्रोल होना कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऑपोजिट है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसके बाद सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज अनदर चैलेंज। जैसे ही पावर्स को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है एक यूनिट के अंडर, उससे उस यूनिट के पास ज्यादा से ज्यादा पावर आ जाती है, एंड पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये खतरा डेमोक्रेसी में भी पॉसिबल है। सपोज कीजिए कि सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाए स्टेट गवर्नमेंट से, और वो स्टेट के मैटर्स को भी डिसाइड करने लग जाए, तो ये स्टेट के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इससे सेंटर और स्टेट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो सकता है। तो जहां भी पावर्स का केंद्रीयकरण होता है वहां कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि जिसके पास भी पावर आती है वो उसे एब्सोल्यूट तरीके से एक्सरसाइज करता है। तो ये थे ऐसे फैक्टर्स जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है? व्हाट आर द सजेशंस? तो इसका सबसे पहला सजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, देयर शुड बी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। इससे कोई एक यूनिट पावर का मिसयूज नहीं करती, और जब सेंटर, स्टेट, ग्रास रूट लेवल पर पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पावर आएगी, इंस्टेड ऑफ पावर के कॉन्सेंट्रेट हो जाने के कुछ चुनिंदा हाथों में। उसके बाद अनदर सजेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि वो लोगों के राइट्स एंड लिबर्टीज को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सके। कहने का मतलब ये है कि ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो लोगों की राइट्स एंड लिबर्टीज से डील करते हैं उनको अमेंड करने का प्रोसीजर भी बहुत रिजिड बनाना चाहिए। उन्हें चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल होना चाहिए कि सरकारें उन्हें चेंज ही ना कर पाए। ऐसे लॉज बनाए जाएं जिनसे लोगों की लिबर्टी, लोगों के राइट्स ना लिए जा सकें। तो ये ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार ले सकती है जिससे लोग राइट्स एंड लिबर्टीज को एंजॉय कर पाएं। या इसका एक और एग्जाम्पल है कि एक देश में इमरजेंसी लगी है
और उस देश में ऐसा लॉ बनाया जाए कि इमरजेंसी के दौरान भी जो राइट टू लाइफ है वो लोगों का छीना नहीं जा सकेगा। दैट इज अनदर एग्जाम्पल। फिर आता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रोल ऑफ यूएन। यूनाइटेड नेशंस के रोल को स्ट्रांग बनाना चाहिए ताकि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को इजीली सॉल्व करा जा सके, लोग यूनाइटेड नेशंस की बात को माने, डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल किया जा सके ताकि देशों में जो वॉर का खतरा है उसे प्रिवेंट किया जा सके। द यूनिटरी स्टेट्स शुड डिवॉल्व इकोनॉमिक पावर्स टू द रूट लेवल। यूनिटरी स्टेट्स जो कि सेंटर डोमिनेटेड होती हैं, इनको कोशिश करनी चाहिए कि रूट लेवल तक इकोनॉमिक पावर्स को डिवॉल्व किया जाए, पावर्स को पास ऑन किया जाए लोकल लेवल पर, ताकि वो लोग भी कुछ ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर सके, उनके पास भी कुछ पावर्स आए, जिससे से ज्यादा लोगों में पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी और इसका मिसयूज भी प्रिवेंट होगा। Another suggestion is national integration. It is a very important suggestion to overcome the problems that are faced by constitutionalism. सरकार जो है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स को किस प्रकार प्रिवेंट कर सकती है? नेशनल इंटीग्रेशन करके, देश को यूनाइट करके, अपनी फंक्शनिंग को सरकार स्ट्रेंथन करे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन प्रोवाइड करे, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, साथ ही साथ सेक्युलरिज्म को भी स्प्रेड करे, देश की डेवलपमेंट के लिए कार्य करें। जब लोग एडुकेटेड होंगे, उनके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, तो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स में इन्वॉल्वमेंट अपने आप कम हो जाएगी। तो नेशनल इंटीग्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके थ्रू सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स को रोका जा सकता है। द नेक्स्ट सजेशन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा तो उनमें सेपरेटिज्म की भावना ही नहीं आएगी। बात फिर वही आ जाती है कि अगर उन्हें एजुकेशन मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो वो क्यों अलग होने की बात करेंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूनाइटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द एंटायर पॉपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग द सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो एक प्रॉपर रेशो में होना चाहिए। दैट पॉलिसी शुड ऑल्सो बी यूज्ड वेरी केयरफुली। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उसे प्रिजर्व किया जा सकता है। अगला सजेशन है कि हमें इंटरनेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। इंटरनेशनलिज्म की अगर स्पिरिट स्ट्रॉन्ग होगी तो उससे क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने में। अगर देश आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को बातों के थ्रू सुलझाएंगे, तो इससे वॉर के चांसेस कम हो जाएंगे। वॉर नहीं होगी तो सरकार के एब्सोल्यूट बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इंटरनेशनलिज्म को स्ट्रेंथन करना एक ऐसा सजेशन है जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है। फिर आता है गारंटी ऑफ फ्रीडम फॉर द चैनल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। प्रेस के पास फ्रीडम हो, किसी भी प्रकार की सेंसरशिप ना हो, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की स्पिरिट को मेंटेन किया जा सके। रिस्ट्रेंट्स टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। ऐसे तरीके अपनाए जाएं जिसके द्वारा सरकार के अब्यूज ऑफ पावर को प्रिवेंट किया जा सके। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जुडिशियल रिव्यू। लाइक गवर्नमेंट अगर कोई ऐसा लॉ पास करती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट हो, तो जुडिशरी उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो इस प्रकार जो सरकार का अब्यूज ऑफ पावर है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है और एक सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक्स एंड बैलेंसेस को भी मेंटेन किया जा सकता है, विच इज द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, बहुत जरूरी है कि ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनके बीच में एक बैलेंस बना रहे। कोई भी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से ज्यादा पावरफुल ना हो पाए। तो जुडिशियल रिव्यू भी एक तरीका है जिसके द्वारा चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन रह सकता है। इसके अलावा अगर हम जुडिशरी और लेजिस्लेचर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो लेजिस्लेचर कैसे कंट्रोल कर सकता है जुडिशरी को? अगर लेजिस्लेचर के पास पावर हो जजेस को इम्पीच या रिमूव करने की, इसी प्रकार लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव पर भी कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकता है और एग्जीक्यूटिव को ज्यादा पावरफुल होने से रोक सकता है। वो कैसे? थ्रू अ नॉन कॉन्फिडेंस वोट दैट कैन डिसॉल्व द गवर्नमेंट। और एग्जीक्यूटिव कैसे एक्सरसाइज कंट्रोल कर सकता है जुडिशरी पे? बाय मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके द्वारा चेक्स एंड बैलेंस को मेंटेन किया जा सकता है और किसी भी एक ऑर्गन को
ज़्यादा पावरफुल होने से रोका जा सकता है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट और स्पिरिट बनी रहे। सो दिस वाज टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। व्हाट आर द सजेशंस जिनके थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो।